हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि बढ़िया होंगे। और मैं आपको जो है बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम सीटेट का करा दीजिए। तो सीटेट का मैं सोच रही हूँ कि शुरू कर देती हूँ। हालांकि इस बार का पेपर तो आपका 8 फ़ेब को पहले से ही सीबीएसई के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है, लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है पिछले साल पूरा साल निकल गया था, सीबीएसई के द्वारा सीटेट का पेपर कंडक्ट नहीं करवाया गया था किसी कारणवश। तो इस बार इन्होंने जो है अभी कुछ पिछले महीने ही पेपर के फॉर्म आउट कर दिए थे, मतलब पेपर फॉर्म आउट वगैरह कर लिए थे। और 8 तारीख को इन्होंने पहले ही डिसाइड किया है, क्योंकि सेंटर का पेपर होता है इसे फिक्स होता है पहले से ही। हालांकि जो सीटेट है वो साल में 2 बार किया जाता है। और अगर आप देखोगे तो इस बार भी फिर ये वाला तो होगा ही, ये तो विंटर वाला है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा वो होगा आपका जुलाई अगस्त, मतलब जून जुलाई तक फिर दोबारा वाला पेपर आपका हो जाएगा, तो लय में आ जाएगी चीजें, है ना। तो मुझे लगा कि ठीक है, क्लासेस तो मैं लूंगी सीटेट की, और मैं देती भी हूँ, ऑफलाइन भी देती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानने वाले थे जो बहुत दूर दूर रहते हैं, ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी है कि मैम आप इसको जो है ऑनलाइन करा दीजिए, ताकि हम घर पे बैठ के आसानी से पढ़ पाए। तो उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए मुझे लगा कि हर दिन थोड़ी थोड़ी एक छोटे छोटे टॉपिक आपके क्लियर कर दिए जाए सीटेट में, है ना। अब जो फर्स्ट टाइम सीटेट देगा, या कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी बीएड ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में क्या कर दिया गया है, पहले तो ये होता था कि जब आप कंप्लीट बीएड कर लेते हो उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। लेकिन अभी सीबीएसई ने कहा क्या कि यदि आप बीएड के अंदर एनरोल होते हैं, जैसे आज आपने सपोज करो किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है बीएड के अंदर, और नेक्स्ट डे ही आपका अगर सीटेट का फॉर्म निकलता है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज है कि जब तक आपका बीएड कंप्लीट होता है, इतनी देर में आप साइड बाय साइड अपना सीटेट का भी पेपर क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी तो आपको पता ही है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो केवल सेकंड पेपर ही दे सकते हैं, फर्स्ट पेपर डीएलएड वालों के लिए हो गया है। हालांकि आप देने को तो दोनों पेपर दे सकते हो, इनकेस अगर कभी फ्यूचर में आपका प्लान बना तो आप डीएलएड वगैरह के लिए भी कर सकते हो। तो जो डीएलएड के कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने डीएलएड किया है, उनके लिए भी सीटेट कंपलसरी हो जाता है। लेकिन फर्स्ट पेपर और जिन्होंने जो है बीएड किया है उनके लिए तो डेफिनेटली है कि आपको सेकंड पेपर क्लियर करना होगा। अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लेती हूँ, सीटेट के अंदर होगा क्या, और फिर जो है क्लासेस में देना शुरू करूंगी सीटेट की, है ना। तो ले लेते हैं अपनी स्लाइड और देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, जो सीटेट है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, 2 होते हैं। ये सेंटर लेवल का है। एक हर स्टेट का अपना अपना होगा। जैसे उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का यूटेट होता है, एसटेट होता है, हरियाणा का हो जाता है ना। तो हर एक स्टेट का अपना एक टैट तो होगा ही, स्टेट वाइज भी होता है। लेकिन वो जैसे मान लो मैंने, कोई कैंडिडेट है उसने यूटेट किया हुआ है ना। ध्यान से समझना, अगर एक कैंडिडेट है और उसने यूटेट किया है, मैं आपको प्रॉफिट बता रही हूँ कि यूटेट करने पर क्या होगा और सीटेट करने पे क्या होगा। प्रॉफिट मतलब बता रही हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी अगर मैंने सिर्फ यूटेट किया है तो मैं उत्तराखंड के ही टीचिंग एग्जाम के फॉर्म भर सकती हूँ, यानी कि मैं एलटी भर सकती हूँ उत्तराखंड के अंदर, है ना। एलटी भर सकती हूँ। अगर मेरा डीएलएड है तो मैं जो है प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकती हूँ, है ना। प्राइमरी में भी अप्लाई कर पाऊंगी। लेकिन मान लो अगर मैंने यूटेट किया है और सेंट्रल लेवल का फॉर्म निकलता है, यानी कि केवी का निकलता है। अगर आपका जो है केवी का निकलता है, एक क्या होता है, नवोदय विद्यालय का निकलता है, एनवीएस का निकलता है, आपका जो है DSSB का निकलता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट करता है। आपका जो है अगर कौन निकलता है, ये आर्मी स्कूल में निकलता है, आपका पीजीटी टीजीटी में निकलता है आपका, है ना। वो तो यूपी का हो जाएगा। तो मैं ये कोई भी सेंटर के, ये तो खैर स्टेट का हो जाएगा, मतलब आर्मी का तो सेंटर का ही है, लेकिन जो पीजीटी टीजीटी है वो तो सेंटर का ही होगा, यूपी का। तो अगर मैंने यूटेट किया है तो मैं ये कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इन फॉर्मों को फिल करने के लिए आपको सेंटर का, यानी कि सीटेट आपको कंपलसरी चाहिए। अगर आप सिर्फ यूटेट करके बैठे हो और कल के दिन अगर कोई सेंटर लेवल के ईएमआरएस इसमें आ जाता है ना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, अभी अभी फॉर्म निकली थी, तो आप इन किसी भी फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सीटेट किया हुआ है तो आप अपने स्टेट के फॉर्म तो फिल कर ही सकते हो, ले साथ में आप सेंटर के भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो स्पेशली मेरी रिकमेंडेशन होती है कि यूटेट तो आप करो ही करो, बिल्कुल स्टेट का होना चाहिए, लेकिन आप साथ में सीटेट पर ज्यादा फोकस करो। सीटेट करने के बाद आपके ऑल इंडिया लेवल में आपकी जो है
आप कोई भी फॉर्म टीचिंग का भर सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे समझते हैं, और अब मैं बताती हूँ कि ये जो पेपर है उसका पैटर्न कैसे होता है ना। तो देखिए, जो सीटेट है, हालांकि इसके कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। अभी तो 2022-23 में एक बैठक भी हुई थी सीबीएसई और एनसीटीई के अंदर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, एनसीटी है जो 2009 वगैरह में आया था। तो उन्होंने कहा था कि एक काम करते हैं कि जैसे सीटेट के 2 पेपर होते हैं, पहले ऐसे समझिए। एक होता है आपका फर्स्ट पेपर, एक होता है आपका सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है ये प्राइमरी के लिए होता था पहले, और फिर अभी तो इसको डीएलएड के लिए ही कर दिया गया। तो फर्स्ट, तो अगर आपको 1 से 5 तक का शिक्षक शिक्षिका बननी है तो आपको सीटेट का फर्स्ट पेपर क्लियर करना अनिवार्य है। अगर आप 6 से 8, जिसको हम यहाँ पर एलटी बोलते हैं, बनना है तो आपको इसका सेकंड पेपर होना चाहिए। लेकिन अगर आप 9 से 12 तक के टीचर बन रहे हैं तो आपको जो है लेक्चरर का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कोई तीसरा पेपर है ही नहीं। यहाँ क्या है, अगर आप लेक्चरर में जा रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, साथ में आपका क्या होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए आपका, और आपका क्या होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए उस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट में आपको लेक्चरर बनना है। तो ये 3 चीजें क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और पीजी में आपका जो है 55% मांगता है ना, 55% आपका मांगता है, या 50% नहीं, 55% जो है आपका पीजी में होना चाहिए, तभी आप लेक्चरर का फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ये क्राइटेरिया जो है वो उत्तराखंड में यूपीएससी के द्वारा, सॉरी यूपीएससी नहीं, यूके पीएससी के द्वारा जो है वो रखा गया, यानी कि आयोग द्वारा रखा गया। आपको पता होना चाहिए कि जो लेक्चरर का पेपर है, मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में, जैसे मैं उत्तराखंड की बात कर ली हूँ, उत्तराखंड में 2 आयोग है, एक यूके ट्रिपल एससी है, ये एक यूके पीएससी है। तो यूके ट्रिपल एससी तो मैंने बताया था अभी अभी बना है, 2014 में बना हुआ है 17 सितंबर को, लेकिन यूके पीएससी जब हमारा उत्तराखंड बना था 2001 तभी बन गया था। तो यूके पीएससी ही आपका लेक्चरर का पेपर करवाता है, और ये आयोग है आपका हरिद्वार में। तो यूकेपीएससी के द्वारा ये क्राइटेरिया रखा गया है उत्तराखंड में अगर आपको लेक्चरर बनना है। अभी फॉर्म निकले भी हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको ये होना चाहिए। साथ में आपका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था, उसके बाद फिर आपने बीएड किससे करा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका क्या है। कॉम्बिनेशन पे भी आप अटक सकते हो, और अभी तो शायद आप फॉर्म फिल कर लोगे, लेकिन डीबी जब होता है तो वहां पर प्रॉब्लम आती है, और वो आयोग जो है आपको बाहर कर लेता है, क्योंकि वो कहता है कि आपने यहाँ कुछ और पढ़ा है, फिर यहाँ कुछ और ले लिया, यहाँ कुछ और ले लिया, कैसे टीचर बनोगे आप, है ना। तो आपको यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी आपका सेम होना चाहिए। अब ये क्राइटेरिया सिर्फ किसके लिए रखा गया, बस इतना ही चाहिए। तो एनसीटी और सीबीएसई ने कहा कि भाई अगर प्राइमरी बनना है तो आपने डीएलएड कर लिया है या बीएड कर लिया, उसके बाद आपको एक टेस्ट निकालना पड़ रहा है। यहाँ भी आपको 6 से 8 के लिए भी आपको टेस्ट निकालना पड़ रहा है, लेकिन ये तो इजी है ना, ग्रेजुएशन भी हर कोई है, बीएड भी हर कोई है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमने किया है। क्राइटेरिया देखोगे 55% है, तो बहुत ईजी है, आसानी से सबके पास ही 50%, 55% है। तो बोला एक काम करो, सीटेट का तीसरा पेपर कंडक्ट करवा, है ना। तो ये होने के बाद आपके पास सीटेट का तीसरा पेपर भी होना चाहिए। ये इन्होंने कहा कि कंडक्ट कराएंगे, इस पे बैठक भी हुई, इस पे डिस्कस भी हुआ, लेकिन फिर पता नहीं क्या मतलब इनके बीच क्या बात हुई, और ये अभी तो फिलहाल नहीं, हाल में इसे तीसरा पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे इसका तीसरा पेपर भी कंडक्ट किया जा सकता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है, और जब ये होगा तो अब ये होगा, अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी टीचर है उनके लिए क्या होगा कि उनको फिर ये पेपर एक सरकार के द्वारा टाइम डिसाइड किया जाएगा, फिर आपको ये तीसरा पेपर निकालना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है लेक्चरर बने ही रह सकते हो। तो थोड़ा सा आने वाला टाइम थोड़ा और मुश्किल होता जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा टफ होता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रुकावट तो होगी, क्योंकि हर कोई दूसरा आदमी जो है आपको बीएड करते हुए मिल जाएगा। तो ये आपको फिलहाल तो ये नहीं है, फिलहाल आपके पास 2 ही पेपर हैं सीटेट के। चलिए आगे देखते हैं। तो ये उन कैंडिडेट के लिए है जो अभी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी फॉर्म भर रहे जा रहे हैं, इससे पहले भी 2024 में फॉर्म आए हुए थे, फिर इस पे कार्मिक विभाग ने इस पे आपत्ति जताई थी, कार्मिक विभाग ने फिर इस पे स्टे वगैरह भी लग गया था, और फिर ये जो स्टे इसलिए था कि इन्होंने कहा कि जो लेक्चरर के 2 पेपर होते हैं, एक आपका क्या होता है, प्री होता है, एक आपका मेंस होता है। तो प्री में आपका उत्तराखंड जीएस और रीजनिंग, मैथ्स वगैरह और कंप्यूटर, हिंदी वगैरह सब पूछा जाता था। 40 नंबर की उसमें उत्तराखंड थी, जीएस वाला पोर्शन था।
और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होता था। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो कि या तो प्री वाला पेपर ही हटाना है। अब किसी ने बोला कि सिर्फ मतलब पेपर होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, इस टाइप से बहुत अलग अलग मान्यताएं चली थी लोगों ने। फिर इस पे स्टे लगा दिया। फाइनली इस जो वैकेंसी आउट की थी इसको ही निरस्त कर दिया गया। तो इसको क्या कर दिया गया, ये निरस्त करने के बाद अभी क्या कर दिया है, इसको भर दोबारा फिर इसको मतलब रीओपन कर दिया गया है और फॉर्म फिलिंग है। आई थिंक 20 तारीख का लास्ट डेट थी लेक्चरर के फॉर्म फिल करने की। आज तो 21 तारीख है, तो 20 तारीख को लास्ट डेट थी। इसमें ये भी कहा था कि जो कैंडिडेट पहले से ही फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने, अब आप सोचोगे कि जब नया फॉर्म इन्होंने रिलीज किया तो इसमें क्या डाला, तो नया फॉर्म रिलीज करने में इन्होंने कुछ नहीं करा। जो प्री का पूरा आपका सेक्शन था, जैसे 40 नंबर की उत्तराखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, इधर ये सारी चीजें थी, इसको हटा दिया। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, लेक्चरर के पेपर दो ही होंगे आपके, अभी भी पेपर आपके दो ही होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में आपका क्या हो जाएगा, वही जो आपका सब्जेक्ट है उसके 2 पार्ट कर दिए, तो आधा इसमें रख दिया और आधा आपका इसमें रख दिया। तो पहला पेपर, अभी इन्होंने ये भी क्लियर नहीं करा है कि ये एग्जाम कब होगा, ये भी क्लियर नहीं करा है कि ये दोनों पेपर एक ही दिन होंगे या पहला पेपर क्लियर करने के बाद दूसरे के लिए टाइम दिया जाएगा। इस टाइप की साइड में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। अगर आती है तो जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं डेफिनेटली उनको बता दूंगी। तो ये तो हुआ एक लेक्चरर के बाद। जो भी हाल ही में उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है, लगभग 850, आप मान के चलो ये वैकेंसी है, एलटी की इससे पहले 1500, लगभग 1500 थी। तो ये तो लेक्चरर का है। इस पे भी अगर आपको किसी को वीडियो बनानी है, नहीं समझ आ रहा है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी कि इसको कैसे कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो और डिटेल से इसके बता सकती हूँ। वैसे मोस्टली जो मेन मुद्दा था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम अपनी कहानी पे आ जाते हैं, सीटेट पे। तीसरा पेपर फिलहाल सीटेट का है नहीं जो लेक्चरर के लिए होना चाहिए था, लेकिन आने वाले टाइम पर हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट पेपर क्या है, देखिए इसमें अब फर्स्ट पेपर क्या होता है। अब जो फर्स्ट पेपर है ना, इसमें भी आपके कितने सेक्शन होते हैं, इसमें होते हैं आपके 5 सेक्शन। फर्स्ट पेपर में होते हैं 5 सेक्शन। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका सीडीपी, फिर दूसरा होता है आपका इंग्लिश, है ना, इंग्लिश होता है। फिर इसमें होता है वो हिंदी, और इसमें हिंदी, फिर इसमें होता है मैथ्स, है ना, मैथ्स होता है, और फिर इसमें होता है आपका ईवीएस। ठीक है, तो ये प्राइमरी के लिए है, जो फर्स्ट पेपर है, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ, है ना, फिफ्थ के लिए था। तो ये आपका फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है, ये पहला वाला पेपर। ठीक है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे को समझ में इसका कुछ आ नहीं रहा है, क्या दिक्कत इसमें ऐसी आ गई है, तो दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर। अब आप बोलोगे इसकी वेटेज कितनी है, देखो इसकी वेटेज भी कितनी है, इसकी भी 30 मार्क्स है, इसकी भी 30 है, इसकी भी 30 है, और इसकी भी 30 है, इसकी भी 30 मार्क्स है। टोटल मिला के आपका बनता है 150, 150 नंबर का। अब मुद्दे की बात यह है, मजेदार बात यह है कि 150 का ही आपके पास टोटल क्वेश्चन आते हैं, और 150 ही आपके पास जो है क्या मिलते हैं, समय मिलता है। 150 मिनट ही आपको मिलता है, यानी कि 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसको समझना है, ओएमआर के अंदर गोला भरना है। ठीक है, अब पहले एक बार बीच में इसको ऑनलाइन भी किया गया था, लेकिन फिर आपको पता है कि ये सेंटर का पेपर है, तो इसमें लाखों लोग, 42 लाख, 46 लाख ऐसे लोग जो है पेपर देते हैं। तो इतना सॉफ्टवेयर हमारा अभी अपडेट है नहीं कि एक साथ इतने पेपर कंडक्ट करवा दिए जाए। तो अभी इसको ऑफलाइन ही कर दिया गया है। तो आपको, आप समझिए, अब इसमें मैथ्स है, मैथ्स में आप एक क्वेश्चन, एक मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन को रीड भी करना, उसको सॉल्व करना और ओएमआर के अंदर फिल करना मुश्किल हो जाता है ना। मुद्दे की बात यह है कि इसमें जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है वो सीडीपी है, इंग्लिश है और हिंदी है और ईवीएस है। फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने डीएलएड किया है और जो पेपर देंगे, तो वो ये है आपका मैथ्स वाला पोर्शन। आप सबसे लास्ट में छोड़ दीजिए, या फिर किसी की मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी मैथ्स पे कमांड है, पकड़ है, तो मैथ्स को पहले कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगी कि मैथ्स आपको रट्टे लगा के नहीं, मैथ्स सॉल्व करके ही सॉल्व होती है। तो आप इसको सबसे लास्ट में करिएगा, सबसे पहले आप इनको कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर भी आपका सेम है। सेकंड पेपर में बस क्या हो जाता है, ये 3 सेक्शन तो आपके सेम ही रहते हैं, लेकिन ये नीचे वाले बदल जाएंगे। अब ये नीचे वाले में क्या हो जाएगा, इनकी जगह जो है आपका क्या आ जाएगा, मैथ्स, और इसकी जगह आपका, जिन्होंने ग्रेजुएशन और बीएड में जिनका साइंस साइड रहा होगा तो उनके पास साइंस आएगी 60 नंबर के, है ना।
उनके पास कितने नंबर की 60 मार्क्स की क्या है आपके पास साइंस आएगी। और जिनके पास जो है ग्रेजुएशन मतलब जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम से करा है उनके पास क्या आ जाएगा आपका आर्ट आ जाएगी, यानी कि एसएसटी आ जाएगी, ये 60 नंबर की, मतलब एक ही कर दिया। ठीक है, इसमें भी यहाँ लिख लेती हूँ मैं आगे, इसमें भी आपको समझना एक चीज, जो 60 मार्क्स की साइंस या मैथ्स है, मैंने आपको बता दिया स्ट्रीम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन किससे किया है और बीएड में क्या लिया है। तो 60 मार्क्स का जो खेल है इस सॉरी इसमें भी क्या है आपका 20 मार्क्स की जो है वो पेडागोजी आती है और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है। अब पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर कुछ टूल्स टेक्निक का यूज कर सकता है ना, एक्टिविटी के थ्रू, तो उसको ही पेडागोजी कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी आप साइंस साइड के मतलब टीचर हो और आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, आप कौन से टूल टेक्निक यूज करोगे, कौन सी एक्टिविटी करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप बच्चे को साइंस पढ़ा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस उसके दिमाग में कैसे घुसेगी, है ना। तो ये इसका खेल है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पे पकड़, अब साइंस एसएसटी में क्या आएगा, थोड़ा इसको भी और तोड़ लेते हैं, तो इसमें वही हिस्ट्री आ जाता है ना, हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है और ज्योग्राफी आ जाता है। ठीक है, ये आता है आपका कितने नंबर का? ज्योग्राफी, ये आता है आपका 40 मार्क्स का। ये तीनों के तीनों 20 नंबर की तो पेडागोजी काट लो वाला। यहाँ स्कोरिंग है 20 नंबर की पेडागोजी इस 60 मार्क्स के, ये है एसएसटी वालों के लिए। साइंस वालों में भी वही आ जाएगा, फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, मैथ्स आ जाती है और बायो आ जाती है। ये मुश्किल होता है साइंस वालों के लिए। कितने 40 मार्क्स का इतना सब कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें 20 मार्क्स की अगेन वही पेडागोजी की साइंस को पढ़ाने के टूल टेक्निक्स मेथड क्या हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगेन इसमें भी वही चीज है। अब मजेदार बात बताती हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको स्कोरिंग वाला पार्ट ढूंढना है, वो है आपका सीडीपी। सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट मजेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है, जल्दी से आसानी से दिमाग में भी आ जाता है। और सीडीपी अगर आपकी अच्छी हो गई तो फिर आपका, अब मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि आपको क्वालिफाइंग कितने चाहिए, फिर और आसानी आएगी। देखिए, जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको जो है 150 में से कितने नंबर लाने होते हैं? 90 नंबर लाने होते हैं, है ना। और जो बिल्कुल कैटेगरी में आते हैं उनको कितना लाना होता है? ओबीसी एसटी वाले उनको 82 लाने होते हैं। मतलब 150 में से कितने लाने होते हैं? 82 उनको जो है लाने होते हैं। तो इनको इतने चाहिए, क्वालिफाइंग बता रही, उससे ऊपर तो आप कितना भी ला सकते हो, है ना। एनआरटी सीआरटी वगैरह आपने पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, खैर वो सीडीपी का ही पार्ट है। तो आपको बस यहाँ पर क्या है, क्वालिफाई करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर 150 में से 140 नंबर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आपकी नौकरी लग जाएगी। ये जो पेपर आप दे रहे हो ये नौकरी के लिए नहीं है, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसमें मतलब गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है कि आप टीचर बन रहे हैं। लेकिन हम उससे पहले ये देखें तो क्या आपके अंदर टीचर बनने के गुण हैं भी या नहीं है। बीएड तो आपने कर लिया, बीएड तो हो जा रहा है, आजकल डिग्रियां तो हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन अटेंडिंग भी हो रही है, अटेंडिंग भी हो रही है। लेकिन ये थोड़ा सा एक लेवल दे दिया कि भाई आप जो है किसी और का भी करियर बनाने की बात करते हो तो क्या ये आपके अंदर ये क्वालिटियां हैं, इसलिए ये पेपर किया जाता है। ये जस्ट एक सर्टिफिकेट है, आपको सीबीएसई के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें क्वालिफाइड, अगर आपका 150, अगर आपका 89 मार्क्स भी आता है तो आप क्वालिफाइड नहीं है, आपके उसमें लिखा आएगा नॉट क्वालिफाइड। तो आपको जर्नल को 90 और 82 चाहिए आपका। अब एक और चीज है इसमें, पहले जो है जब सीटेट होता था तो ये 7 साल के लिए ही वैलिड था, सीटेट या यूटेट आपका मान के चलो। अभी ये लाइफ टाइम के लिए हो गया, एक बार आप थोड़ा सा शिद्दत से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डिजी लॉकर वगैरह पर इसका सर्टिफिकेट आता है, आपको पता ही है, डिजी लॉकर बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, वहां से आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो सीडीपी के ऊपर मैं बात कर रही थी, इसमें और कुछ छूटता नहीं है, आपको ध्यान रखना है। साल में पेपर 2 बार किया जाता है, एक आपका विंटर के टाइम पे, एक आपका समर के टाइम पे। तो ये बेसिक चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। किसी एग्जाम को अगर आप दे रहे हो तो उसका बेसिक सिनेरियो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि पेपर कैसे आता है, कैसे कैसे आप तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ किस वाले सेक्शन पे आप ज्यादा फोकस करोगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, कितने ज्यादा पे आप क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं होगे, क्या क्राइटेरिया आप रखने वाला है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे मैंने आपको बोल दिया मजेदार है जो आपका, वो है सीडीपी।
और सीडीपी आपकी अच्छी होगी। अगर 27-28 मार्क्स आपके इसमें भी आ रहे हैं तो आप इजीली कवर कर पाते हो। फिर आपका बढ़ जाए, मान लो आपका सीडीपी में ही 28 मार्क्स आ गए, फिर हिंदी की पेडागोजी। अब हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में सेम ही है। जैसे हिंदी में आपको पूछ लेगा कौशल कितने हैं, लिखना बोलना पढ़ना सुनना, उधर इंग्लिश में मुझे पूछ लेगा स्किल कितने हैं, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, ये सारे स्किल में क्या मेथड क्या होता है, मैक्सिमम क्या हो जाता है, कुछ टेक्निक्स होती है इंग्लिश की थोड़ी अलग है ना, स्कीमिंग होगी, स्कैमिंग होगी, ये सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर। अब ये 15 नंबर के इसमें क्या हो जाता है, पैसेज पूछ लेता है, जैसे अनसीन पैसेज होता है, उससे बोल देगा कि इससे क्वेश्चन पढ़ो, उसमें जो है 15 नंबर की, 15 हिंदी में, 15 इंग्लिश में, बाकी जो 15 नंबर का आता है वो आपका जो है थोड़े थोड़े उसके अंदर से पूछ लेता है। 60 मार्क्स का जो खेल है, क्योंकि फर्स्ट पेपर जिनको करना है उनको तो ईवीएस और मैथ्स की तैयारी करनी है, और जिनको सेकंड पेपर करना है तो साइंस वाले बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वगैरह पढ़नी है, थोड़ी बहुत बेसिक मैथ्स उसको पढ़नी होती है। बहुत ज्यादा बिल्कुल मैथ्स के अंदर मत घुसिएगा। जो फर्स्ट पेपर मतलब जो सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मैं अगेन वही चीज, इतना डेप्थ आपसे नहीं पूछा है, आपसे बहुत हल्का नॉलेज आपको रखेगा। लेकिन मैं अगेन वही चीज कह रही हूँ कि मैथ्स वही लोग प्रेफर करें करने के लिए जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिनकी नहीं है वो उस वाले सेक्शन पे सीटेट के लिए तो बिल्कुल भी फोकस ना, भले वो साइंस साइड वाले बच्चे वो फिर अपने सब्जेक्ट के लिए लेक्चरर के लिए अलग से प्रिपरेशन करे, डेप्थ मैं बोल रही हूँ और ज्यादा डेप्थ चली जाए। लेकिन सीटेट के लिए समझदारी नहीं है कि आप उतने डेप्थ को मैथ्स को पढ़ो, है ना। तो आपके पास और ऑप्शन है, आप सीडीपी अच्छी करिए, आप हिंदी अच्छी करिए, आप इंग्लिश अच्छी करिए, आप जो पॉइंट है अब बायो अच्छी करो, जो अपनी फिजिक्स अच्छी करो, केमिस्ट्री, लेकिन मैथ्स को उतना डेप्थ नहीं पढ़ना है। और मेरी मतलब स्टूडेंट भी क्या बोलूं मैं, है एक, वो मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो मैंने उससे बोला भी कि तो ऐसे मत कर, मैथ्स को सबसे लास्ट के लिए छोड़ दे, है ना। अगर हो पाएगा तो ठीक है, क्योंकि आपको तो यहाँ बस क्वालिफाइंग चाहिए ना, 90 में भी काम बन जा रहा है, तो क्यों आप मैथ्स के पीछे बिल्कुल ऐसा है कि मेरिट में आना है कि आपका जितना ऊपर नंबर ले आओगे तो नौकरी लग जाए, नौकरी तो है नहीं, जस्ट 90 नंबर का खेल है, 90 नंबर ले आएगी जैसे तैसे कैसे करके भी, फिर उसके बाद भले, अब ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार दे दिया आपका 90 नंबर आ गया आप दोबारा नहीं दे सकते, आप दोबारा दे सकते हो, 2 बार दे दीजिए, 3 बार दे दीजिए। पहला ये है कि एक बार जस्ट क्वालिफाइड वाला आ जाए। अब अगली बार जैसे आपने इस बार दिया, इस बार आपके 90 आए, अगली बार आपके मान लो 85 आते हैं, तो ये काउंट होगा आपका, ये क्यों लगाओगे, है ना। हो सकता है तीसरी बार आपने दे दिया 1-1-10 आ गई, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको लगा दीजिए, यही तो होगा, तो है ना। तो अब फिर भी आपको कोई डाउट रहता है सीटेट के रिगार्डिंग स्पेशली जो वीडियो मैं बना रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम अभी भी ये वाले सेक्शन पे मुझे डाउट हो रहा है। बुक्स अगर मैं प्रेफर करूँ उनके लिए तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अगर आप सीडीपी की, जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो सीडीपी बीएड में ही मिल जाती है पूरा, लेकिन अगर जो साइंस या एसएसटी का है तो एनसीईआरटी के अलावा कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। आप जितने भी प्रिपरेशन करते हो, किसी बड़े एग्जाम की भी करते हो, तो आप जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो करोगे, है ना। तो चलिए, होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। बहुत सारे कैंडिडेट को पहले से ही पता है, क्योंकि ये देते ही हैं, सबके दिमाग में है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है और टीचर बनना ही है तो ये पहली सीढ़ी है, इस सीढ़ी आपको पार करनी ही पड़ेगी, तभी आप छत पे जा सकते हो, और नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हो जाएगा, है ना। तो चलिए, आपको ये समझ आ गया होगा। मैं अगेन वही चीज कह रही हूँ कि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें फिर दोबारा आपको समझा दूंगी कि कैसे कैसे आपको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है। कल से जो है वो मैं प्रॉपर क्लासेस दूंगी। इससे पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया सीडीपी के ऊपर आएंगे 27-28, उसके अंदर मतलब सीडीपी के अंदर जो है टॉपिक है, उन एक एक टॉपिक को एक दिन में कवर हम कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं कह रही हूँ, शॉर्टकट कोई भी नहीं है, आप किसी भी चीज को आपको समय देना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैम अभी 1 महीने बाद मेरा पेपर है तो मैं क्या पढूं और मुझे ऐसे पढ़ा दीजिए कि मेरा नहीं हो पाएगा। मैं अगेन वही कह रही हूँ, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी सीटेट की तो लगभग मेरे को 8 से 9, 10, 11 महीने, 1 साल भी मेरा पूरा खिंचा था, है ना। तो बहुत लंबा टाइम लगता है चीजों को समझने में, लेकिन मेरे को समझने में समय लगा क्योंकि मैंने अलग अलग जगह से लिए मैंने। लेकिन मैं आपको बस वो ही दूंगी, अब मैंने कहाँ से ढूंढा वो आपको कोई मतलब नहीं, बस हाँ आपके काम का क्या है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, है ना। तो इस वाले बारे में तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा 10 मेरे ख्याल से 15-16 दिन रह गई है, तो इस वाले में तो सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो जुलाई वाला आता है, आप अभी से उसको शुरू करना, मतलब स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना, जुलाई वाले तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो कुछ साथ में पीवाईक्यू में कराती जाऊंगी, जिससे आपको जो है और अच्छे से समझ आएगा कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन कैसे पुट अप कर रहा है ना।
तो चलिए फिर देखते हैं, इसके बाद कल से फिर क्लासेस शुरू करेंगी। आज के लिए बस इतना ही और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।